हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट करें एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11th का चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार। पहले हम बात करेंगे परिचय की। संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में ही नहीं बताता। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, संविधान वो दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे आपको पता है, हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक हमको मौलिक अधिकार भी मिले हुए हैं। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। उनमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख है। बीते हुए 6 दशकों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित भी हुआ है और कुछ विस्तृत भी। इस अध्याय को आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा अधिकारों के महत्व की। 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना था और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम की मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेकार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अगर आपको पता होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में, जिसमें जो आर्टिकल 23 है वो बात करता है किसी भी प्रकार के बलात्श्रम को निषेध करने की, और आर्टिकल 24 बात करता है कि जो 14 साल से कम के बच्चे हैं तो उनको मिल या फिर कारखानों में काम नहीं करने दिया जाएगा। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वो 23 वर्ष का था। लालुंग असम के मणिगांव जिले के चुबुरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से भी काफी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार 1967 और 1996 में चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था। इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला था। मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही न हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आर्टिकल 21 के तहत। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। ये भी आर्टिकल 21 में मेंशन है और साथ ही साथ कुछ हद तक आर्टिकल 22 में भी मेंशन है, जहां पर गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान मेंशन किए गए हैं। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालुंग का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त ही नहीं होते। इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे और शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। अगर आपको पता होगा, न्यायालय में चुनौती देने का जो राइट मिलता है हमको, यानी कि न्यायालय में जाने का जो अधिकार हमको मिलता है, वो आर्टिकल 32 से मिलता है, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब हम बात करते हैं थोड़ा अधिकारों की घोषणा पत्र की। उपयुक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसीलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। जैसे आपको पता होगा, जो 20 और 21 है वो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं।
संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिकों के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। ये जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या फिर न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। आपको पता होगा विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करवाना, नौकरशाही में आप जैसे आईएएस ऑफिसर्स हो गए इनको रख सकते हो, और जो न्यायपालिका है वो इन सभी अंगों की समीक्षा करती है समय समय पर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय एक थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई, जो कि हमारे संविधान में कहाँ पर मेंशन है? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। थोड़ा सा हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। इसे तब बनाया गया और लागू किया गया जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। रंग भेद आपको पता होगा, जहाँ पर रंग के आधार पर भेद किया जाता है, काले गोरे का भेदभाव होता है, उसे कहते हैं रंग भेद। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार इसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। ये नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव को वर्जित करता है। ये नागरिकों को संभवतः सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार हैं, जैसे गरिमा का अधिकार, निष्ठा का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। अब हम बात करते हैं वही से आगे जहाँ पे हमने से रोका था। मौलिक अधिकारों का, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसीलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं कि वे इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं ये सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। आपको पता होगा, अगर मौलिक अधिकार है उसमें किसी भी विधि के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आपको पता होगा, अगर विधि उसमें हस्तक्षेप करेगी या फिर ऐसा कोई कानून बनाया जाएगा जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो जो कोर्ट है उसकी समीक्षा करके उसे असंवैधानिक घोषित कर देता है। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है, जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है। वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है आर्टिकल 368 के तहत। उसमें 2 प्रोसेस मेंशन है, पहली और दूसरी, और एक और प्रोसेस होती है जिसे कि 368 में नहीं रखा गया है, नॉर्मल कानून बनाने की प्रक्रिया। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर लेती है 368 के तहत, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता, नहीं तो वह असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकार के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है।
विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध या फिर असंवैधानिक घोषित कर देती है। जैसे कि आपको पता होगा, जब न्यायालय में समीक्षा के लिए किसी मौलिक अधिकार के लिए जब उसे मान्यता दी गई थी कि मौलिक अधिकारों का कोई भी मतलब न्यायालय में समीक्षा नहीं की जा सकती है, और वो सारी चीज़ें जब कही गई थी, तो जब मिनर्वा मिल्स केस आया था तो उस समय इस चीज़ को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, इस वाले रूल को। क्योंकि जो न्यायालय में समीक्षा का अधिकार है, ये सबका मूलभूत ढांचा के उसमें मेंशन है कि मतलब न्यायालय में जाना सबका राइट है, आर्टिकल 32 के तहत, तो इस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता। इस तरीके से सरकार समय समय पर मूलभूत ढांचा भी घोषित करती रहती है, और साथ साथ अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो फिर वहाँ पर इस चीज़ पर मतलब असंवैधानिक घोषित हो जाएगा, अगर वहाँ पे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित करेगी। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19, अगर आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो वहाँ पर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और न्यायालय की अवमानना, मानहानि या फिर किसी मतलब अपराध उद्दीपन के कारण अगर आप इस टाइप की चीज़ें करते तो वहाँ पर प्रतिबंध लगेगा। समता का अधिकार। निम्न दो स्थितियों पर विचार करें। ये काल्पनिक स्थितियां हैं, पर ऐसी बातें होती रहती है और आगे भी हो सकती है। क्या आपको उनमें से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था, पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसने उसका नाम पूछा। इसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी, क्योंकि वह दलित था। तो आपको लगता है यहाँ पर समानता के अधिकार का पालन हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता है। कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 15 के सेकंड क्लॉज का उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी के साथ भी जाति, नस्ल, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। टेलीविजन के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि आगे वे समाचार ना पढ़े। वे सभी महिलाएं थीं। इसका कारण ये बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी है, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो कहीं ना कहीं ये भी आर्टिकल 15(2) का उल्लंघन था, और साथ ही साथ आर्टिकल 16 का भी उल्लंघन था यहाँ पर। अब हम बात करते हैं थोड़ा भारत के संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार की। सबसे पहले हम बात करेंगे समता के अधिकार, यानी कि आर्टिकल 14 से हम स्टार्ट करते हैं। कानून के समक्ष समता और विधि के समक्ष संरक्षण, यानी कि कानून के समान संरक्षण। तो किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष समता विधि के शासन पर आधारित है। विधि के शासन का जो सिद्धांत है ये दिया था प्रोफेसर डाइसी ने, जो कि थे ब्रिटेन के। तो हम बोल सकते हैं कि जो विधि के समक्ष समता है यह आया था ब्रिटेन से, और जो विधि के समक्ष संरक्षण वाली चीज़ है यह आया था यूएसए से, यानी कि अमेरिका से। जो विधि का शासन है उसका अर्थ है कानून की दृष्टि में सब लोग समान है। कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून के उल्लंघन के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उस व्यक्ति का पद, प्रतिष्ठा, धर्म, जाति कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन जो कानून के समक्ष समता है उसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए काम के लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान दांडिक मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है उन पर अगर सिविल मामला तभी चलाया जा सकता है जब लिखित रूप में 2 महीने पहले की सूचना दे दी गई हो, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून नियम और विदेशी दूतावास है तो वो विधि के शासन के अपवाद हैं।
इसके अलावा हम बात करते हैं कानून के समान संरक्षण की। यह अवधारणा अमेरिका से ली गई है, जिसका अर्थ है समानों के बीच समान व्यवहार करना। दूसरे शब्दों में उचित और तर्कसंगत और युक्तियुक्त भेदभाव हो सकता है, जैसे बच्चे, बूढ़े, महिलाओं आदि के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। भेदभाव का आधार निम्न हो सकता है, जैसे कि भौगोलिक अधिकार। अब इसका एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि जो पहाड़ी होता है उनकी हाइट छोटी होती है, नॉर्मल मतलब ऐसे कद उनका कम होता है। तो जैसे आपने देखा होगा, जहाँ पर ये डिफेंस वाली जॉब होती है तो वहाँ पर हिल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो उसे हम वैसा भेदभाव नहीं कहेंगे, उसको कहते हैं पॉजिटिव भेदभाव। इसके अलावा जैसे सामाजिक परिस्थिति हो सकता है, जैसे कि SC एंड ST होते हैं, तो उनके लिए जो रिजर्वेशन आया मतलब दिया जाता है, तो उसको भी हम युक्तियुक्त भेदभाव मान सकते हैं। इसके अलावा जैसे लिंग के आधार पर महिलाओं और पुरुष में, जैसे महिलाओं को कई प्रकार के आरक्षण दिए जाते हैं, चाहे वो मतलब स्थानीय स्वशासन में हो या फिर किसी जॉब में, तो उस चीज़ को भी युक्तियुक्त भेदभाव माना जा सकता है। आर्थिक आधार पर जैसे EWS हो गया, ये वाली जो व्यवस्था हो रही है, या फिर किसी गरीब के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था कर ली गई, जैसे कई स्कीम्स आ गई, तो उसको युक्तियुक्त भेदभाव में रखा जाएगा, ना कि नकारात्मक भेदभाव में। आयु के आधार पर भी भेदभाव हो सकता है। इस प्रकार विधि के समान समता नकारात्मक, जबकि विधि के समान संरक्षण सकारात्मक है। उल्लेखनीय है कि विधि के शासन को सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचा माना है, यानी कि इसमें कोई भी कैसे भी करके छेड़खानी नहीं कर सकता है। और आपको पता होगा, जो मूलभूत ढांचा वाला थ्योरी आया था, ये सबसे पहले आया था केशवानंद भारती केस में। तो मतलब अगर किसी भी मूलभूत ढांचे में अगर छेड़खानी की जाती है, चाहे विधि बनाकर चाहे संवैधानिक संशोधन करके, तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15, यानी कि किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होता है इसमें। इसका जो पहला क्लॉज है वो बात करता है किसी भी नागरिक के मध्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका जो सेकंड क्लॉज है वो बात करता है ऐसा भेदभाव सार्वजनिक स्थलों, मनोरंजन स्थलों या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त तालाबों, कुओं या स्नान घाटों और होटल और रेस्टोरेंट में नहीं किया जाएगा। जैसे आप मतलब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, अगर कोई इंसान है, वो भी इंसान को बोलता है किसी होटल में कि तू मेरे बगल पे नहीं बैठ सकता है, या फिर ये चीज़ है, ये सिर्फ मेरे लिए ही आएगी, इसके लिए नहीं आएगी, तो ये भी भेदभाव में गिना जाएगा और ऐसा करना निषेध है आर्टिकल 15 के सेकंड क्लॉज के तहत। किंतु बच्चे और महिलाओं के लिए राज्य कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। यह है आर्टिकल 15 के थर्ड क्लॉज में। आर्टिकल 15 के फोर्थ क्लॉज में है जो SC हो गया, ST हो गया और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हो गया, उनके लिए राज्य कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। और ये जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 15 के फोर्थ क्लॉज में। इसके अलावा जो 15 का 5 क्लॉज है, उसमें बात की गई है जो SC हो गया एंड ST हो गया और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हो गया, उनके लिए शिक्षण संस्थाओं में सरकारी या फिर प्राइवेट आरक्षण का प्रावधान किया जा सकेगा और ये अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। ये जोड़ा गया था 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा 15 के 5 क्लॉज में। इसके अलावा जो 15 का 6 का A क्लॉज है, तो उसमें बात की गई है आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए राज्य कुछ विशेष उपबंध करेगा। ये जोड़ा गया था 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से। और जो 6B है, उसमें जोड़ा गया था कि आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ये भी 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 बात करता है लोक नियोजन में अवसर की समता की, यानी कि प्रत्येक नागरिक को राज्य सेवाओं के अधीन नियोजन नियुक्ति में अवसर की समानता होगी। और जो इसका सेकंड क्लॉज है वो बात करता है किसी भी नागरिक के मध्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि हम किसी भी इंसान को किसी रोजगार से वंचित करते हैं सिर्फ उसका नाम पूछ करके, जाति पूछ करके, लिंग पूछ करके या फिर जन्म स्थान पूछ करके, तो ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक होगा या फिर गलत होगा।
उसके मौलिक अधिकार का हनन होगा। अब हम इसके थर्ड क्लॉज की बात करें तो इसमें बात की गई है संसद निवास के आधार पर कुछ कानून भी बना सकती है। और अगर आपको पता होगा संसद ने वर्तमान में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है, लेकिन आर्टिकल 371 का जो खंड 4 है उसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए कुछ विशेष उपबंध जरूर किए हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 के फोर्थ की। तो इसमें बात की गई है पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण का ओपन किया जा सकेगा। जो इसका फोर्थ है वो बात करता है SC ST के लिए राज्य पदोन्नति में आरक्षण का ओपन कर सकेगा। ये जोड़ा गया था 77वें संविधान संशोधन 1995 के माध्यम से संविधान में। इसके अलावा जो फोर्थ बी है उसमें बात की गई है जैसे आरक्षित पद है तो उनके लिए बैकलॉग से संबंधित प्रावधान की। ये जोड़ा गया था 95वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। इसके अलावा जो क्लॉज 5 है उसमें बात की गई है धार्मिक संस्थाओं से संबंधित धर्म के नागरिक के नियुक्ति के लिए राज्य ओपन कर सकेगा। जैसा आपको पता होगा आर्मी में होता है, वहाँ पर कई प्रकार के धर्म वाले एक साथ जॉब करते हैं, तो उनकी पूजा करने वाले जो भी होते हैं, जैसे आर्मी में जैसे पंडित हो गए या फिर जो मुस्लिम हो गए तो उनके लिए मौलवीज हो गए, तो उनकी पूजा का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार से उनके लिए भी जो धार्मिक संस्थाओं से संबंधित धर्म के नागरिकों की नियुक्ति होती है। अब हम बात करते हैं इसके 6 क्लॉज की। आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। अब हम बात करते हैं छुआछूत के अंत की, यानी कि आर्टिकल 17। इसे अस्पृश्यता के अंत के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता होगा कि अस्पृश्यता सामाजिक न्याय की राह में सबसे बड़ा अवरोध है। भारतीय समाज में मौर्य काल के दौरान जाति व्यवस्था के साथ ही अस्पृश्यता की शुरुआत हुई थी। आर्टिकल 17 में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया और इसे किसी भी रूप में निषिद्ध किया गया। साथ ही आर्टिकल 17 है उसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य विधि बनाकर अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित करे। जो 1955 में संसद ने अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम पारित किया था और अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध भी घोषित किया था। और 1976 में इसका नाम परिवर्तित करके नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 रख दिया गया था। ये किया गया था 1976 में। इसके अलावा 1979 में ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया गया और 2013 में इसमें संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इसके अलावा जो समता का अधिकार का लास्ट आर्टिकल है वह है उपाधियों का अंत। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को कई प्रकार की उपाधियां प्रदान करती थी, जैसे नाइटहुड जिसका मतलब होता है सर, राय बहादुर जिसका मतलब होता है आंग्लेरी मजिस्ट्रेट। इन उपाधियों से सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा मिलता था, जिसे समाप्त करने के उद्देश्य से आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। आर्टिकल 18 में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे जो आर्टिकल 18 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो बात करता है राज्य विद्या और सैन्य के अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। आपको पता होगा विद्या यानी कि एजुकेशन के फील्ड में जैसे PhD होता है तो उसमें डॉक्टरेट की उपाधि मिल सकती है। एंड सैन्य यानी कि जैसे कर्नल हो गए, जनरल हो गए, इस टाइप की उपाधियां मिलती हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 के सेकंड क्लॉज की। भारत का कोई भी नागरिक विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। इसके थर्ड क्लॉज की बात की जाए तो कोई भी विदेशी जो भारत में किसी सार्वजनिक पद पर है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। 18 का जो फोर्थ क्लॉज है वो बात करता है भारत का कोई नागरिक जो किसी नियोजन या सेवा के पद पर है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश से कोई लाभ का पद, सम्मान या फिर पुरस्कार या डिग्री प्राप्त नहीं करेगा। इसके अलावा भारत सरकार ने 1954 से भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रारंभ के 1994 में बालाजी राघवन केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री आदि आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं कर, लेकिन यदि व्यक्ति अपने नाम के साथ इनका प्रयोग करता है तो उससे ये सम्मान वापस ले लिया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, जिसमें सबसे पहले बात की गई है स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें सबसे पहले
19 से लेके 22 तक हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये मेंशन है। तो हम बात करते हैं पहले आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों से मुक्ति। ये एक उदारवादी अवधारणा है, अर्थात आधुनिक विश्व में उदारवादियों ने स्वतंत्रता की अवधारणा को स्थापित किया था। प्रारंभिक उदारवादी बंधन मुक्त स्वतंत्रता के पक्षधर थे, अर्थात इनका मानना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए, लेकिन ये नकारात्मक स्वतंत्रता थी। 19वीं सदी में स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वरूप का उदय हुआ, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ राज्य की भूमिका भी बढ़ गई। संविधान निर्माताओं ने 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो जो आर्टिकल 19 है उसका जो फर्स्ट क्लॉज है वो बात करता है, 19 के फर्स्ट का ए क्लॉज है जो वो बात करता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो इसका बी क्लॉज है, फर्स्ट का बी, ये बात करता है निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि हम बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट है इसका सी क्लॉज बात करता है संघ, संगठन और सहकारी समिति की स्वतंत्रता की, और जो सहकारी समिति है इसमें जोड़ा गया था 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 के माध्यम से। इसके अलावा जो 19 का फर्स्ट डी है ये बात करता है भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण और विचरण करने की स्वतंत्रता की। 19 फर्स्ट का ई बात करता है भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की या फिर बस जाने की स्वतंत्रता की। जो 19 फर्स्ट एफ है ये अब मतलब स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। पहले यहाँ पर संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों से बाहर कर दिया गया और 300A में संवैधानिक अधिकार के रूप में से बना दिया गया था, और ये वर्तमान में कानूनी अधिकार भी है। 19 फर्स्ट जी की बात की जाए तो ये बात करता है व्यापार, व्यवसाय और जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता की, यानी कि हम अपना मनपसंदीदा व्यवसाय चुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन जो कि 19 पे लगे हुए हैं। आर्टिकल 19 में वर्णित उपरोक्त स्वतंत्रताएं आत्यंतिक नहीं है, मतलब इन पर भी निर्बंधन लगे हुए हैं। आर्टिकल 19(2) से लेकर के आर्टिकल 19(6) तक उपरोक्त स्वतंत्रताओं पर राज्य निम्न आधारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है, जैसे कि जो आर्टिकल 19(2) है वो बात करता है भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना और मानहानि या फिर अपराध उद्दीपन के आधार पर आर्टिकल 19 फर्स्ट ए पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो आर्टिकल 19 का थर्ड क्लॉज है वो बात करता है आर्टिकल 19 फर्स्ट बी पर भारत की संप्रभुता, अखंडता या फिर लोक स्वास्थ्य के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 19 का जो फोर्थ क्लॉज है वो बात करता है आर्टिकल 19 फर्स्ट सी पर भारत की संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 के फिफ्थ क्लॉज की। ये बात करता है 19 फर्स्ट डी एंड 19 फर्स्ट डी पर साधारण जनता के हितों या फिर अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। जो आर्टिकल 19 का 6 क्लॉज है वो बात करता है 19 फर्स्ट जी पर साधारण जनता के हित में या फिर लोक स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। युक्तियुक्त निर्बंधन राज्य लगाएगा, लेकिन ये युक्तियुक्त है या नहीं इसका फैसला कौन करेगा? न्यायपालिका। निर्बंधन लगाने का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता व समाज के हित के बीच संतुलन स्थापित करना है, अर्थात स्वतंत्रता को सकारात्मक स्वरूप से लागू करना है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में कुछ और स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई, लाइक जैसे प्रेस की स्वतंत्रता हो गई जिसको 19 के फर्स्ट ए में जोड़ा गया है। साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1961 के केस के माध्यम से। इसके अलावा जो आरटीआई है यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार, ये भी 19 फर्स्ट ए में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जोड़ा था। इसके अलावा जैसे मौन रहने का अधिकार भी जो इमैनुअल केस में जोड़ा गया था, और साथ ही साथ जैसे इंटरनेट पर हम कैसे करके यूज कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ करना भी हमारे 19 फर्स्ट डे में मेंशन है। ये जोड़ा गया था जब कश्मीर पर इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया था उस वक्त। अब हम बात करते हैं अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यानी कि आर्टिकल 20 की बात। इसमें क्या है कि 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई है, जैसे कार्योत्तर विधियों में संरक्षण,
और दूसरा है दोहरे दंड से छूट, और तीसरा है अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई भी बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 की कुछ विशेषताएं है, जैसे कि व्यक्तियों को प्राप्त है कार्योत्तर विधि के संबंध में संरक्षण का अर्थ होता है कि घटना के समय जो विधि थी उसी के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। अगर उससे लाभ होता है तो लाभ दिया जाएगा, पर हानि नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर जिस टाइम उसने क्राइम किया था उस टाइम पे उस क्राइम के लिए 5 साल की सजा है, और बाद में जैसे जिस टाइम पे उसका केस मतलब फाइनल हुआ, जिस टाइम पे उसने क्राइम किया था 5 साल की, और जब उसको मतलब अपराधी घोषित किया गया उस वक्त अगर 10 हो जाएगा तो उसको 5 साल की सजा ही मिलेगी, ना कि 10 साल की। इसके अलावा दोहरे दंड से छूट, यानी कि अगर उसको एक क्राइम की सज़ा मिल चुकी है तो उसको दोबारा उसी चीज़ की सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आपको पता होगा, जैसे अगर कोई ऑफिस में अगर किसी को ऑफिस से निकाल दिया जाता है तो उसकी दोहरी सज़ा में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके संस्थान की कार्रवाई थी उस पर, ना कि कानूनी कार्रवाई। और इसके अलावा जैसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे आपको पता होगा डीएनए टेस्ट एंड फिंगर प्रिंटिंग की तो अनुमति है, लेकिन नार्को टेस्ट एंड ब्रेन मैपिंग की अनुमति नहीं है, इसे गैर कानूनी माना जाता है। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कभी भी निलंबित नहीं होते, चाहे आपातकाली क्यों ना आ जाए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, जो जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बारे में। सभी उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में जीवन के अधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार का प्रावधान है। आर्टिकल 21 यानी कि प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार भी इसे कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन से वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 21 की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि सभी व्यक्तियों को प्राप्त है भारत में स्थापित विधि की स्थापित प्रक्रिया है, और सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। सम्यक प्रक्रिया कहाँ से आई है? अमेरिका से, यूएसए से। भारत में पहले आर्टिकल 21 को कार्यपालिका के विरुद्ध गारंटी माना गया, लेकिन बाद में मेनका गांधीवाद 1978 में इसे कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध गारंटी माना गया। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 का उल्लंघन नहीं होता है, यानी कि निलंबित नहीं हो सकते। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारे संविधान में जापान से ली गई, जिसका उल्लेख आर्टिकल 21 में भी है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है जो विधि स्थापित है उसी के अनुसार व्यवहार किया जाएगा, उससे अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा। अर्थात कानूनों और अधिकारों की व्याख्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होगी। और जो दूसरा है विधि की सम्यक प्रक्रिया, तो ये अमेरिका से लिया गया है। इसका अर्थ है समय और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। और अमेरिका का संविधान बहुत ज़्यादा छोटा है, आपको पता होगा, इसमें 7 आर्टिकल है सिर्फ, जिसकी व्याख्या का असीमित अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को वहाँ के। इसीलिए अमेरिका के लिए कहा भी जाता है कि जो न्यायाधीश है वही संविधान है। भारत में अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है, और प्रारंभ में न्यायपालिका ने इसका अनुपालन भी किया। लेकिन जो मेनका गांधीवाद आया था 1978 में, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की सम्यक प्रक्रिया की ओर भी कदम रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में माना कि आर्टिकल 19 और 21 के बीच कोई लोहे की दीवार नहीं है। जो आर्टिकल 19 में नहीं है वो आर्टिकल 21 में मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुखता से निर्णय लिया कि गरिमामयी जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में अर्थात जीवन के अधिकार में अंतर्निहित है। सुप्रीम कोर्ट ने निम्न अधिकारों को आर्टिकल 21 में माना, जैसे विदेश भ्रमण, जो कि मेनका गांधीवाद 1978 में आया था। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य किया गया था, यह आया था उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाद में 1993 में। इसके अलावा निष्ठा का अधिकार, जो पुट्टास्वामी वाले केस में आया था। इसके अलावा कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार भी इसमें मेंशन है। भोजन पाने का अधिकार, आपको पता होगा मिड डे मील, ये भी मतलब जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे जब जनहित याचिका के माध्यम से इसको आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया था। आजीविका का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार, चिकित्सीय सहायता का अधिकार, निशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण मुक्ति का अधिकार, इच्छानुसार जीवन जीने का अधिकार आदि सभी आर्टिकल 21 में मेंशन है। आर्टिकल 21 ए की बात की जाए तो इसमें
प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी मेंशन किया गया। उन्नीकृष्णवाद के माध्यम से शिक्षा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा मानवीय गरिमा और सभ्यता के साथ जीवन यापन करने के लिए शिक्षा का विशेष महत्व है। देश के लिए सर्वांगीण विकास के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी है। उन्नीकृष्णवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 14 साल के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार माना। इसे 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको पता होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 है। इसके माध्यम से अभी तक संविधान में 3 जगह संशोधन किए गए। जैसे आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। आर्टिकल 45 में भी शिक्षा से संबंधित जो निर्देश है वो राज्य को दिए गए। और इसके अलावा आर्टिकल 51 का ए है जो जिसमें मौलिक कर्तव्य मेंशन है, उसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो भी प्रारंभिक शिक्षा वाला, तो वो भी 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की, यानी कि गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण, यानी कि अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे निम्न संरक्षण प्राप्त होने चाहिए। जैसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार होगा, यानी कि अगर उसने जो भी क्राइम किया है हम सीधे उसको ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, उससे मतलब क्वेश्चन मतलब उसको रीज़न बताना होगा कि उससे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर उसको जो सबसे नज़दीक का मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश किया जाना चाहिए, जिसमें यात्रा का समय नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा अपने लिए विधि व्यवसाय यानी कि वकील को चुनने का राइट उसका होगा, लेकिन उपरोक्त संरक्षण निम्न को प्राप्त नहीं होगा: जो शत्रु देश का नागरिक होगा, और दूसरा जो निवारक निरोध के अंतर्गत आएगा। जो निवारक निरोध वाला है उसको 3 महीने के अंदर एक न्यायाधिकरण के सामने पेश किया जाएगा। ये न्यायाधिकरण देखेगा कि इसको जो बंदी बनाया गया है उचित है या नहीं है। ये न्यायाधिकरण उससे बनेगा जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो या रहे हो या फिर होने की योग्यता रखते हो। उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी आर्टिकल 22 खंड 5 से 7 में संसद कोई भी कानून बना सकती है। संसद ने संविधान लागू होने के बाद निवारक निरोध से संबंधित कई कानून भी बनाए, जैसे कि निवारक निरोध अधिनियम 1950 हो गया, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 हो गया जिसको हम मीज़ा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जिसको हम NSA एक्ट 1980 भी कहते हैं वो भी बनाया था। इसके अलावा आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1985 वाला जिसको हम टाडा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 जिसे हम पोटा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 2004 जिसको हम UAPA एक्ट के नाम से भी जानते हैं आदि संसद ने कई प्रकार के कानून बनाए थे इस पे। अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। ये मेंशन है 23 या 24 में। भारत में प्राचीन काल से उत्तर वैदिक काल से कुछ वर्गों का निरंतर शोषण होता रहा, जिसमें SC हो गया, ST हो गया, बच्चे, महिलाएं आदि प्रमुख हैं। इन शोषण को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार को मेंशन किया गया। जैसे कि आर्टिकल 23 में बात की गई है मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, यानी कि बलात्श्रम का निषेध। सभी प्रकार के मानव दुर्व्यापार और बेकार और बलात्श्रम का निषेध किया जाता है जो विधि द्वारा दंडनीय अपराध होगा, किंतु सार्वजनिक हित के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित से निवारित नहीं किया जाएगा। इसकी जो विशेषताएं हैं जैसे कि व्यक्तियों को प्राप्त है मानव दुर्व्यापार अर्थात अनैतिक व्यापार, जैसे कई बार क्या होता है किसी इंसान को बेच लिया जाता है, या फिर गुलामी प्रथा को कानून बना करके समाप्त किया जाएगा। इसमें जो दूसरी चीज़ है बेगारी, बंधुआ मजदूरी और वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। बेगारी मतलब अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको उसकी उतनी आय नहीं दी जा रही है जितना उसने काम किया। बंधुआ मजदूरी मतलब कोई किसी का गुलाम हो गया और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी कर रही है। और वैश्यावृत्ति आपको पता ही है, तो इन सबको रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 24 यानी कि जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, यानी कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध।
14 साल से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक कल कारखाने, खान आदि में नियोजन को निषेध किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कई जगहों पे, जैसे चूड़ी बनाने वाले काम हो गए, वहाँ पे बच्चों को लगा दिया जाता है, जो कि उनके स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। या फिर कई जगह आपने देखा होगा होटल तक बच्चों से जबरन काम लिया जाता है। या फिर कई जगहों पे आप देखते होंगे बच्चे मजदूरी करते हुए दिख जाते हैं, जबकि ये सब कुछ निषेध भी हो चुका है। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। बच्चों का सर्वांगीण बहुमुखी विकास के लिए मौलिक अधिकार में अनेक प्रावधान किए गए। जैसे आर्टिकल 15 के 3 में बात की गई है, महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष उपबंध किए जाएंगे। आर्टिकल 21 का ए बात करता है बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मिलनी चाहिए। एंड आर्टिकल 24 जो कि बच्चों को कारखानों आदि में नियोजन का निषेध करता है। इसके अलावा संसद ने कई प्रकार के बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाए, जैसे कि जिसमें प्रमुख है बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 वाला, जो बाल श्रम को निषेध करता है और इसके लिए दंड का प्रावधान भी करता है। अब हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, जिसमें पहला है आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, यानी कि अंतःकरण के और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का समान अधिकार होगा। यानी कि अगर कोई इंसान है, वो कोई सभी धर्म अपनाना चाहता है, उसको मतलब मानता है, मतलब उसको कैसे करके वो परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो पूजा करके कर रहा है, चाहे वो नमाज पढ़ के कर रहा है, कैसे भी करके कर सकता है, वो उसका अपना अधिकार है। उसके अलावा उसको अपने धर्म का प्रचार करने का भी राइट है, उसको अपने धर्म के हिसाब से आचरण करने का भी राइट है, और ये सबको समान रूप से मिला हुआ है। राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं में सभी वर्गों और उपवर्गों के लिए खोलेगा। स्पष्टीकरण इसमें जैसे कृपाण है, कृपाण धारण करना और लेकर चलना, ये सिख धर्म के अंतर्गत माना जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरा स्पष्टीकरण है, चाहे सिख है, बौद्ध है, जैन है, तो इनके लिए जो भी निर्देश आएगा वो माना जाएगा हिंदू धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 26 यानी कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन। इसमें क्या होता है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, उनका पोषण और उनके पोषण करके जो धार्मिक विषय कार्य है तो उनका वो प्रबंधन कर सकता है। इसके लिए संपत्ति अर्जित करना, विधि के अनुसार इसका प्रशासन करने का सबको अधिकार होगा। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अनुसार कोई भी संगठन धार्मिक संप्रदाय तब माना जाएगा जब उसका विशिष्ट नाम और विशेष धार्मिक पद्धति होगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 27 की, किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय किया जाता है। आर्टिकल 27 किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर लगाने से रोकता है, लेकिन शुल्क लगाने को निषेध नहीं करता है। कर और शुल्क में डिफरेंस होता है, कर के बदले में कुछ नहीं मिलता है, शुल्क के बदले में हमें कुछ मिलता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। राज्य निधि से पूर्णतया पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो इसका सेकंड क्लॉज है वो बात करता है, किंतु उपरोक्त बात ऐसी शिक्षा संस्थाओं में लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन किसी ऐसे न्यास या ट्रस्ट द्वारा होता है या न्यास के अधीन स्थापना हुई है जिसके अनुसार उसमें धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। और राज्य से मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, किसी भी छात्र को उसकी अनुमति के बिना, यदि वह अवयस्क यानी कि 18 साल से कम का है, तो अभिभावक की अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार आर्टिकल 25 से 28 तक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता पर ये आधारित है। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की, जो मेंशन है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 29 बात करता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। भारत राज्य क्षेत्र और इसके भाग के निवासी नागरिकों को जिनकी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति हो उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और जो इसका सेकंड क्लॉज है वो बात करता है राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में किसी नागरिक के लिए धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा इनमें से किसी भी आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा।
यानी कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई सी भी भाषा बोलता हो, चाहे कोई सा भी मूल वंश का हो, उसे प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। यद्यपि इस आर्टिकल के शीर्षक में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये केवल अल्पसंख्यकों को ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 30 बात करता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों को अधिकार, यानी कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। धर्म एक भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देगा। राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित शिक्षण संस्थानों की सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा। भारत सरकार ने अल्पसंख्यक घोषित किया, जिसमें मुस्लिम सबसे पहले 14.23% तक, इसके बाद ईसाई 2.3% तक, सिख है 1.72% तक और बौद्ध है 0.70% तक, जैन है 0.37% तक और साथ ही साथ जो पारसी है सबसे कम है। अब हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी मौलिक अधिकार के हनन होने की स्थिति में आर्टिकल 32 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो आर्टिकल 32 है, इसके बिना मौलिक अधिकार का कोई औचित्य नहीं है। अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। किसी मौलिक अधिकार के हनन होने की स्थिति में आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट 5 रिटों को जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है जो बंदी बनाए गए व्यक्ति है तो उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाए। जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाए तो उसके मौलिक अधिकार का हनन हो तो सुप्रीम कोर्ट ये जारी करती है, रिट। बंदी बनाए गए व्यक्ति को सक्षम पदाधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और बंदी बनाने का कारण भी बताया जाना चाहिए। इसके अलावा जो परमादेश है, इसका अर्थ होता है नॉर्मली सर्वोच्च आदेश, यानी कि परम और आदेश यानी कि सर्वोच्च आदेश। जब कोई सार्वजनिक पद का पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ना करे तो ये रिट जारी की जाती है और इसे आदेश दिया जाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसके बाद है प्रतिषेध, यानी कि जिसका अर्थ होता है रोकना, यानी कि किसी का प्रतिषेध करना। यह न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाने वाली रिट है। जब कोई न्यायिक अधिकारी कोई ऐसा काम कर रहा हो जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का है तो तब ये रिट जारी की जाती है और कहा जाता है कि आप उस कार्य को रोक दीजिए क्योंकि आपके क्षेत्राधिकार में है ही नहीं। और इसके अलावा है उत्प्रेषण, यानी कि आगे भेजना। ये भी न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाने वाली रिट है। जब कोई न्यायिक अधिकारी कोई ऐसा काम करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तब ये रिट जारी की जाती है कि उक्त कार्य को आगे भेजिए जिनके अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रतिषेध एंड उत्प्रेषण में कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रतिषेध में सिर्फ रोका जाता है, उत्प्रेषण में आगे भेजने का ऑर्डर दिया जाता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाती है, दोनों एक साथ या फिर अलग अलग भी जारी की जा सकती है। इसके बाद आता है अधिकार परीक्षा, यानी क्या मतलब पूछा जाना। किस अधिकार से काम कर रहे हैं? कोई सार्वजनिक पद का अधिकारी ऐसा काम कर रहा हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो इस रिट के माध्यम से ही पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करती है। हाई कोर्ट करती है आर्टिकल 226 के माध्यम से एंड सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के माध्यम से। लेकिन लोअर कोर्ट को अभी ये राइट नहीं मिला है, लेकिन अगर संसद चाहे तो कानून बना करके अधीनस्थ न्यायालय को भी ये अधिकार दे सकती है। ये भेदभाव के कुछ स्पष्ट है। एक में जाति और दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। आपकी राय में क्या ऐसा भेदभाव उचित है? समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। ये सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट और पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। आर्टिकल 15 के सेकंड क्लॉज के तहत हमने अभी इस पर बात की थी। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। आर्टिकल 15 के फर्स्ट क्लॉज के आधार पर यह उपयुक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है। आर्टिकल 16 के फर्स्ट क्लॉज पर यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। छुआछूत की प्रथा समानता का सबसे भद्दा रूप है और इसके बारे में निषेध की बात की थी हमने अभी आर्टिकल 17 में।
समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। उसी अधिकार के अंतर्गत ये भी व्यवस्था की गई कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। आर्टिकल 18 के तहत इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा और गरिमा प्राप्त हो सके। आर्टिकल 21 के तहत क्या आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? ये समानता को कैसे परिभाषित करती है? आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता के बारे में दो बातों का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। आर्टिकल 16 का 4th क्लॉज है, वो बात करता है कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या फिर पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हो तो वहां समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं और निर्णय लागू कर सकती है। जैसे कि आपको पता होगा लड़कियों के लिए क्या आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके कई स्कीम्स आती हैं, या फिर सुकन्या योजना आती है, कई प्रकार की ऐसी स्कीम्स आ रही हैं। आपको संभवतः आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों है। वास्तव में आर्टिकल 16 के 4th में साफ साफ कहा है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए ये जरूरी है। आप एक न्यायाधीश हैं, चलो इसको भी पढ़ते हैं थोड़ा। आपको उड़ीसा के पुरी जिले के दलित समुदाय के एक सदस्य हादी बंधु से एक पोस्ट कार्ड मिलता है। उसमें लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया है जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाह उत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे। इसके बदले उस समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा गया और उसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया। पोस्ट कार्ड लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जातियों के पुरुष के पैर धोने, विवाह में भोज के बाद जूठन हटाने और बर्तन मांजने के परंपरागत काम करने को तैयार नहीं है। यह मानते हुए कि उपयुक्त तथ्य सही है, आपको निर्णय करना है कि इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आप इसमें सरकार को क्या करने का आदेश देंगे? आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। आर्टिकल 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा करने लगे। यानी कि अगर मुझे बोलने की स्वतंत्रता है तो मुझे स्वतंत्रता नहीं मिली है कि मैं किसी को गाली दे दूं। यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। अभी हमने बात की थी, आर्टिकल 22 में ये मेंशन है। इसके अलावा पुलिस के लिए आवश्यक है कि वो अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तार उचित है या फिर नहीं। इस अधिकार द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी ज़्यादा व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो। इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा रह ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं निवारक नज़रबंदी की। सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है, वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। ऐसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। और इसका अर्थ हुआ कि यदि सरकार को लगे कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकती है।
लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्रविद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है, लेकिन सरकार ने प्रायों इसका दुरुपयोग किया है। अनेक लोग मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को भी रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों तथा निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। जैसे आपको पता होगा यूएपीए एक्ट है जो, इसमें क्या होता है, मतलब बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार, लेकिन कई बार संदेह के आधार पर, चाहे उसने क्राइम किया हो ना किया हो, लेकिन संदेह के आधार पर कर दिया उसे अंदर, तो उसके जो 3 महीने हैं, भले तुमने उसे 3 महीने के लिए अंदर रखा या नज़रबंद रखा, तो उसका वो टाइम तो वेस्ट हुआ अगर वो निर्दोष साबित हो गया बाद में तो। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य स्वतंत्रताओं की। आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और भी अधिकार है, पर इनमें से कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के तौर पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानूनी व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, आर्टिकल 19 के सेकंड क्लॉज के तहत। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर शर्त है कि शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के हो, 19 के थर्ड क्लॉज के तहत। प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है, लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया था। आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों का आरोप है। हम प्रायों ऐसा विश्वास कर लेते हैं जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जाता। जैसा आप देख भी रहे होंगे आजकल, अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया तो सारे पड़ोसी हो गए, मीडिया हो गया, उसको पहले ही आरोपी घोषित कर देते हैं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का डिसीजन भी नहीं आता है। लेकिन मीडिया या फिर जो लोग हैं, समाज है, उसको पहले ही आरोपी घोषित कर देता है। ये भी जरूरी है कि अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा और किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित हैं या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी कहते हैं। बेगार मतलब हमने जो भी काम किया उसके बदले, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, उसका मिलना चाहिए हमको 500 रुपये, लेकिन हमको मिला सिर्फ 200 रुपये, तो उसको हम बेगारी ही कहेंगे। इस प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान प्रतिबंध लगा सकता है। पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खासतौर से भट्टे में काम के करने वालों में बंधुआ मजदूरी दिखाई देती है। अब इसे अपराध भी घोषित कर दिया गया है और वो कानून द्वारा दंडनीय भी है। संविधान के आर्टिकल 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को अर्थपूर्ण बनाया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक भी माना गया। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। शासकों से अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या विवश किया गया कि वे शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर लें। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या वह यह निर्णय ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का ये भी अर्थ है कि
सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने, प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी है, जैसे लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब जैसे पहले एक चीज़ हुआ करती थी, सती प्रथा। लोग जिसे धर्म के साथ जोड़कर देखते थे, लेकिन सती प्रथा कहीं ना कहीं महिलाओं के विरुद्ध अन्याय था, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम भी उठाए हैं। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मानने वालों और सरकार के बीच में अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती है। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है, तो उस समुदाय के लोग ये महसूस करते हैं कि उनके धर्म में ये एक हस्तक्षेप है। एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इसमें से लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मनाने का अधिकार भी शामिल है, लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सके। यानी कि अगर कोई एक कंडीशन है, वो अपने धर्म के बारे में प्रचार कर रहा है, अपने धर्म के बारे में व्याख्या कर रहा है, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर वो किसी भी इंसान से ज़बरदस्ती उसके धर्म में परिवर्तन करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा और असंवैधानिक होगा। सभी धर्मों में समानता। विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण ये जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ ये भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी भी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। समानता का अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 16 के तहत राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, ना ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, और ना ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। इन प्रावधानों से धर्मनिरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं, तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है, वरन उसमें काफ़ी विविधता है। आपको पता होगा कई प्रकार के धर्म यहाँ पर निवास करते हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि आदि। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े हैं। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है, अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, जो उनको मिला है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटा है। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। अब हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफ़ी नहीं। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की भी संज्ञा दी थी, जिसके अंतर्गत हर नागरिक को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने का सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी कर सकती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, रिट। हम इन सब पर बात कर चुके हैं। बाद में इन अधिकारों की ही रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण किया गया, और आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग आदि के बारे में सुना होगा। ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यकों, महिलाओं और दलितों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। थोड़ा हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। किसी भी संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए अधिकारों को असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों को प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। PUCL यानी कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज या पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि PUDR जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती है। इस परिप्रेक्ष्य में 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो आप इसे ठीक से सुन सकते हैं और ठीक से रिवाइज भी कर लीजिएगा। मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। ये सब मानवाधिकार आयोग के काम है। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं। इनमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होने, पुलिस की ज्यादतियों, कार्रवाई न किए जाने और महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित होती है। मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने तथा गुजरात दंगों के मामले में जांच के रूप में रहा। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। यह सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमे चलाने की सिफारिश कर सकता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व। संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही वह इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। संविधान में कुछ निदेशक तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई आर्टिकल 37 के तहत। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर ये मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसीलिए कहा जाता है कि नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार वाद्य योग्य हैं। अर्थ यह है कि संविधान का एक हिस्सा जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निदेशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वो सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निदेशक तत्वों को गंभीरता से ले। और आपको पता होगा सरकार को हर 5 साल बाद जनता के सामने जाना पड़ता है, तो जनता उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है आखिर आपने काम करवाया क्यों नहीं। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निदेशक सूची रखी गई है। निदेशों की उस सूची को राज्य की नीति निदेशक तत्व कहते हैं, यानी कि DPSP। अब हम बात करते हैं नीति निदेशक तत्व है क्या। नीति निदेशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए, और वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नीति निदेशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया। अनेक जमींदारी उन्मूलन कानूनों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि प्रयास इन्हीं सबको दर्शाते हैं। नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 45, पंचायती राज व्यवस्था लागू करना आर्टिकल 40 यानी कि पंचायती राज के गठन की बात करता है, जो रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन आदि की व्यवस्था इसमें की गई है। इसके अलावा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन में संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश किया गया, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। और जो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था शिक्षा के रूप में।
नागरिक के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा भी करनी चाहिए। परंतु ये ध्यान देने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध की बात की जाए तो मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निदेशक तत्व उन कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नीति निदेशक तत्वों की। लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये बात करता है आर्टिकल 37। जीवन स्तर, ये बात करता है आर्टिकल 38। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना बात करता है आर्टिकल 51। जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण आदि भी बात करता है नीति निदेशक तत्व। इसमें कुछ नीतियां हैं जैसे समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, आपको पता होगा। मद्यपान निषेध जो पोषाहार स्तर को बढ़ाने वाले में मेंशन है। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन आर्टिकल 40 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, पर्याप्त जीवन यापन, महिलाओं और पुरुषों को समान मजदूरी आर्टिकल 39 के माध्यम से, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा आर्टिकल 45। नीति निदेशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं और मौलिक अधिकारों को संरक्षित करते हैं। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। तब ये समस्या पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया था। इसका विरोध इस आधार पर किया जाता है कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, लेकिन यह सोचकर सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर है, सरकार ने नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया था। आपको पता होगा 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 19 के एफ से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता थी कि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार बाधक हैं। दूसरी ओर न्यायालय की मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन है कि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए उन्हें भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं थोड़ा संपत्ति के अधिकार की। मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के मध्य संबंधों पर उठे विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक था। मूल संविधान में संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया था कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। 1950 से ही सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा। मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था। आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। इसने एक और भी जटिल वाद विवाद को जन्म दिया। वह संविधान के संशोधन से संबंधित था, जिसमें आपको पता होगा, जिसमें बाद में 14 के 4 में जोड़ दिया गया था कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है। वह संविधान संशोधन से संबंधित है। सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका का कहना था संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, और ये विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे 1973 में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से समाप्त हुआ था। इसमें निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा था कि संविधान की कुछ मूल ढांचागत विशेषताएं हैं और संसद उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। यह हमें 9वें अध्याय संविधानिक जीवन दस्तावेज में हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम चैप्टर के निष्कर्ष पर बात करते हैं।
महाराष्ट्र के क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा राव फूले 1827 से 1890 की रचनाओं में हमें सर्वप्रथम ये विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये विचार और स्पष्ट व इस संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत भी किया जाने लगा। हमारे संविधान में इस लंबी परंपरा को मौलिक अधिकारों की सूची के रूप में देखा जा सकता है। 1950 से न्यायपालिका के अधिकारों के महत्वपूर्ण संरक्षक की भूमिका निभाई है। न्यायिक व्याख्याओं ने अनेक अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया है। हमारी सरकार और प्रशासन इसी परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं। अधिकार सरकार के कार्यों की सीमा तय करते हैं और देश में लोकतांत्रिक शासन भी सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है आप चैप्टर समझ गए होंगे। अब आपके लिए कुछ होमवर्क। गरीबों के बीच काम करे। एक कार्यकर्ता का कहना है कि गरीबों को मौलिक अधिकारों की जरूरत नहीं है, उनके लिए जरूरी है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को कानूनी तौर पर बाध्यकारी बना दिया जाए। क्या आप इससे सहमत हैं? और अपने उत्तर का कारण भी बताएं। इस अध्याय में उद्धृत सोमनाथ लाहिड़ी द्वारा संविधान सभा में दिए गए वक्तव्य को पढ़ें। क्या आप उनके कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो इसकी पुष्टि में कुछ उदाहरण दें। यदि नहीं तो उनके कथन के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करें। आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण? इसके प्रावधानों को संक्षेप में लिखें और तर्क देकर बताएं कि क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप इसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। और इसके लिए आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप क्लासेस अपडेट एंड पीडीएफ पा सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।